जय हिंद। दोस्तों, रिसेंटली एक लेडी आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आई है, जिसके बाद यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है, ये मल्टी डायमेंशनल कंट्रोवर्सी है, जिसको आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ एस्पिरेंट आपके दिमाग में अगर यूपीएससी को लेकर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। सो चीजें डिटेल में डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। हम तीन इंपॉर्टेंट पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला, वाई अनएथिकल बिहेवियर बाय आईएएस ऑफिसर, कि इस सिचुएशन में आप देख रहे हो कि एक आईएएस ऑफिसर का बहुत ही अनएथिकल बिहेवियर है। तो जब आप किसी आईएएस ऑफिसर की तरफ से इस तरह का बिहेवियर देखते हो तो वो क्यों है, यूपीएससी का इतना रिग्रेस प्रोसेस होने के बाद भी ऐसा क्यों है, उस पर बात करेंगे। दूसरा, कि आप यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस से क्यों इंश्योर नहीं कर पा रहे हो कि एथिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट हो। और लास्ट में, यूपीएससी वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे फेल हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस सेशन के थ्रू हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपीएससी का जो प्रोसेस है या जो यूपीएससी है वो अभी भी रिलायबल है। क्या आप आंखें बंद करके ब्लाइंडली यूपीएससी पे ट्रस्ट करके दिन रात मेहनत कर सकते हो और अपनी जो यंग एज के क्रिटिकल ईयर्स हैं उनको दांव पे लगा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अनएथिकल बिहेवियर है। करंट सिनेरियो में आप देख रहे हो कि किस तरह से एक आईएएस ऑफिसर सिस्टम को अपने हिसाब से यूज करना चाहती है, सिस्टम को अपने कंफर्ट के लिए, अपने शो ऑफ करने के लिए यूज करना चाहती है। तो क्या ये अपने आप में एक यूनिक केस है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से आपको ऑफिसर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि गवर्नमेंट मशीनरी को अपने घर की मशीनरी समझते हैं, रिसोर्सेज को अपने घर के रिसोर्सेज समझते हैं और अपने कंफर्ट के लिए, लोगों में शो ऑफ करने के लिए, सोसाइटी में शो ऑफ करने के लिए उनको अपने हिसाब से यूज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उसके लिए एंटाइटल्ड हो या ना हो। और ये कोई एक इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं चलता है। बहुत से ऑफिसर्स हैं जो दूसरे ऑफिसर्स की इस चीज में मदद करते हैं, क्योंकि गिव एंड टेक का सिस्टम चलता है। अगर एक कोई जूनियर ऑफिसर फील्ड में पोस्टेड है तो डेफिनेटली उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। जब वो एसडीएम लगा हुआ है, एडीसी लगा हुआ है, डीसी या डीएम लगा हुआ है, और एक सीनियर ऑफिसर जब हेडक्वार्टर में है, डेफिनेटली उसके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो उस टाइम पर वो जूनियर ऑफिसर की तरफ देखता है कि ये मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। अगर मैं एक सरकारी गाड़ी के लिए एंटाइटल्ड नहीं हूं तो मुझे सरकारी गाड़ी प्रोवाइड करे। अगर घर में मैं सर्वेंट्स के लिए एंटाइटल्ड नहीं हूं तो मुझे घर में सर्वेंट्स, मैन पावर प्रोवाइड की जाए। और ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी की जो लॉबी है उसकी बात करोगे तो ये नॉर्मल सिनेरियो है। और इस केस के अंदर अगर आप देखोगे, पूरी की पूरी लॉबी बड़ी स्ट्रांग रहती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बट करंट सिचुएशन में फिर चीजें इतनी हाईलाइट क्यों हुई? क्योंकि जो लेडी आईएएस ऑफिसर थी वो अभी परमानेंट भी नहीं हुई है, ट्रेनिंग भी खत्म नहीं हुई है, अभी ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है। फील्ड ट्रेनिंग में गए हैं और अपने नखरे और अपनी डिमांड्स पहले ही सामने रखनी शुरू कर दी। और ऐसा नहीं है अगेन कि कोई और अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर ने कभी कोई डिमांड नहीं रखी होगी, कभी कहा नहीं होगा कि हाँ मुझे इस तरह से चीजें दो या उस तरह से चीजें दो। कई आईएएस ऑफिसर इस तरह की चीजें या हरकतें करते होंगे, बट एटलीस्ट कोई अपने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के साथ पंगा नहीं लेता होगा। इस केस में आप देखो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर से भी पंगा ले लिया सरेआम। और लिया क्यों, हिम्मत क्यों पड़ी? क्योंकि बड़े घर से हैं, पीछे फादर का हाथ है जो कि खुद एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, बड़ी फैमिली है, फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग फैमिली है। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उस टाइम जो घमंड है वो सिर पर इतना चढ़ गया कि मुझे तो अभी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, अभी परमानेंट भी होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी से ही पहले तो अपने नखरे सामने रखूं और उसके बाद अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं होती है तो मैं अपने फादर से या बाकी सिस्टम के थ्रू प्रेशर पड़वाऊंगी, और चाहे सीनियर ऑफिसर है उसको भी मैं कुछ नहीं समझूंगी। तो ये सब चीजें जब घमंड सिर पर ज्यादा चढ़ जाता है ना, तब होती हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ हर बड़े घर का कोई बच्चा जब एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। नहीं, ये आपकी परवरिश पर बड़ा डिपेंड करता है कि भाई आपकी सोच किस तरह की है, आप किस माहौल में आपको बड़ा किया गया, क्या चीजें सिखाकर आपको बड़ा किया गया। मैंने बहुत से आईएएस ऑफिसर्स देखे हैं जो कि एक बड़ी बिजनेस फैमिली से आते हैं या फिर उनके पेरेंट्स ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स हैं, बट स्टिल ऑफिसर बनने के बाद उनका बिहेवियर इस तरह का नहीं होता, क्योंकि उनको पता है ये एक तरह की जॉब है। ठीक है, इसमें
फैसिलिटीज ज्यादा है, पर्क्स एंड फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा है, रिकॉग्निशन थोड़ी ज्यादा है, बट स्टिल वो ग्राउंडेड रहते हैं क्योंकि उनको जो चीजें सिखाई गई हैं फैमिली के अंदर वो इस तरह से सिखाई हैं कि हमेशा वो ग्राउंडेड रहते हैं, चीजों को अननेसेसरी मिसयूज करना या अपने सर पर हावी करने की टेंडेंसी नहीं रखते। और कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि हो सकता है वैसे तो वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए थे बट ऑफिसर बन गए और सडनली जो कहते हैं ना कहीं बस सक्सेस हैंडल करनी भी कुछ लोगों की आती है, तो उनसे वो चीज हैंडल नहीं हुई, सर पर हावी हो गया, एकदम से घमंड आ गया एकदम से कि पता नहीं क्या ही बन गए, सडनली इतने सारे रिसोर्सेज देखने को मिल गए, तो सडनली उनको मिसयूज करना शुरू कर दिया, जितनी आपकी एंटाइटलमेंट है उससे भी ज्यादा डिमांड रखनी शुरू कर दी। तो आपको हर तरह का केस मिलेगा। अब उनके केस में भी चाहे वो वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे बट अपब्रिंगिंग या कह दो कि संस्कार इस टाइप के नहीं थे कि वो ग्राउंडेड रहे। सो चाहे आप वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, चाहे आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, चाहे एक सिविल सर्वेंट्स वाली फैमिली को बिलोंग करते हो, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही होती है, घमंड सर पर हावी करोगे तो उसका विनाश ही होगा। और करंट सिनेरियो में आप ये चीजें देख रहे हो कि अपने फादर से फोन करवाया जा रहा है कि जैसे एक बच्चा करता है कि हाँ मुझे ये चीज दे दो, वो चीज दे दो, और जिद नहीं पूरी हो रही तो पापा से मैं शिकायत करूंगी तो पापा मेरे फोन करके आपको ठीक कर देंगे, वो वाली चीजें। और उसका जो अब रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। एक तो पहले ही जो चीजें क्वेश्चनेबल है कि किस तरह से सिलेक्शन करवाया है, जो कि अभी अंडर स्क्रूटनी है, अगर वाकई ही वो चीजें निकल कर आती हैं तो आप सोच के देखो हिम्मत का लेवल कि आप एक तो गलत तरीके से एंटर कर रहे हो और उसके बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आ जाता है कि यूपीएससी का प्रोसेस क्या इंश्योर कर सकता है कि एथिकल ऑफिसर्स की ही एंट्री हो, जो कि कई लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि इस तरह के ऑफिसर्स अब यूपीएससी रिक्रूट करने लग गया है। पहली बात तो ये कि ये मामला हाईलाइट हुआ तो आपको लग रहा है कि हाँ इस तरह की हरकतें करने वाला है कोई पहला ऑफिसर है। भर भर के आपको सिस्टम में मिल जाएंगे इस तरह के ऑफिसर्स जो कि कुछ इस तरह की हरकत करेंगे, कुछ और हटके हरकत कर लेंगे। ठीक है, बात हाईलाइट होने की होती है। तो ये मत कहो कि सडनली अब ऐसा कुछ होने लग गया, नहीं। जो प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि प्रीलिम्स के अंदर एक जीएस का पेपर है, एक आपका सी सेट का पेपर है, उसके थ्रू आप क्या इंश्योर कर लोगे कि एक जो कैंडिडेट है उसकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है, प्लस उसका मैथमेटिक्स या रीजनिंग का एप्टीट्यूड अच्छा है, उसका एक लॉजिकल माइंडसेट है। चलो अब मेंस पर आ जाते हैं। मेंस के अंदर आप जीएस ऐसे के जो पेपर्स हैं उनसे क्या अगेन इंश्योर कर रहे हो कि आपकी अवेयरनेस अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल्स डिसेंट हैं। ऑप्शनल के थ्रू आप ये इंश्योर कर रहे हो चलो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट की पकड़ है। उसके बाद एक एथिक्स का पेपर होता है, क्या आप एथिक्स के पेपर के थ्रू इंश्योर कर लोगे कि एक एथिकल ऑफिसर ही इसके अंदर मार्क्स ला पाए? पहली बात तो एक एथिक्स के पेपर के अंदर मार्क्स लाना आपके असल में एथिकल होने या ना होने से कोई लिंक नहीं रखता। आपको भी पता है कोई भी स्टूडेंट जब वो समझ जाएगा कि हाँ पेपर की डिमांड क्या है, एग्जामिनर किस टाइप के आंसर्स देखना पसंद करता है, वो उस टाइप के लिखना शुरू कर देगा। और भर भर के आपको टॉपर आईएएस ऐसे मिल जाएंगे जो बाद में करप्ट निकलते हैं, बाद में जिस तरह की अभी हरकतें देखने को मिल रही है इस तरह की हरकतें करते हैं। तो एथिक्स का पेपर कभी भी इंश्योर नहीं कर सकता, वो जस्ट एक मन की तसल्ली है। और 1750 मार्क्स में से जो मेंस के मार्क्स हैं उसमें से सिर्फ एक 250 मार्क्स का पेपर क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो वो कहीं भी कोई आप इस तरह का पेपर डिजाइन नहीं कर सकते जो कि इंश्योर कर दे कि हाँ भाई एक फिल्टर का काम करे, एथिकल बच्चे जो है इसको पास कर लें और अनएथिकल जो है वो बाहर हो जाए। टोटली इम्प्रैक्टिकल बात है। अब उसके बाद हो जाती है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर अगर देखा जाए, इंटरव्यू एक 30 मिनट्स के आसपास का प्रोसेस है। अगर कोई इंसान डिसऑनेस्ट है, अनएथिकल है, कई बार तो पेरेंट्स को कितने कितने साल पता नहीं चलता कि हमारा जो बच्चा है वो डिसऑनेस्ट है, झूठ बोलता है, गलत काम कर रहा है। जो पेरेंट्स शुरू से उसके साथ रहे, दिन रात उसको देखते हैं, उन्होंने देखा उसको बड़ा होते हुए, जब वो ही नहीं इतने सालों के अंदर जज कर पाते इस चीज को, तो एक बोर्ड जो है आधे घंटे के अंदर क्या जज कर लेगा? चाहे जितने मर्जी बड़ी पर्सनैलिटीज आप बिठा दो, आधे घंटे के अंदर आप क्या जज कर लोगे? आप पर्सनैलिटी जज कर लोगे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जज कर लोगे, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जज कर लोगे। बट अगर आप ये जज करना चाहते हो कि एथिकल अनएथिकल वाली चीज इम्प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है कि ये लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं है। और अगर हम करंट जो सिचुएशन है उसमें जो लेडी आईएएस ऑफिसर हैं उनके इंटरव्यू की बात करें, क्योंकि नॉर्मली जब हम कहते हैं कि हाँ
बड़े घर को बिलोंग करते हैं, इनके लिंक्स होंगे, नेपोटिज्म वाली चीजें आती हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमें स्ट्राइक करती है चीज वो क्या होती है, भाई इंटरव्यू के अंदर कोई जुगाड़ तो नहीं लगा दिया। तो अगर हम इंटरव्यू के मार्क्स इनके देखें तो इनका जो सिलेक्शन है एक 2021 के एग्जाम में हुआ है और एक 2022 के एग्जाम में हुआ है, और दोनों सालों में जो इनके पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स हैं वो एक साल में 180 182 के अराउंड है और दूसरी बार 171 172 के अराउंड है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स तो इंटरव्यू में नहीं आए हैं। तो इस चीज से आप थोड़ा ये एक तसल्ली ले सकते हो कि चलो यूपीएससी में इंटरव्यू में कोई ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म की वजह से कोई इंटरव्यू के अंदर ड्रास्टिकली हाई मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात है ना, उसमें एक तो एथिकल ही ऑफिसर सिलेक्ट होके आए वो इंश्योर करना, वो इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो उसको आउट कर दो। ये तो इंसान की अपनी समझ है कि उसने ये चीज समझनी है या नहीं, कि फाइनली जब मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं उस कुर्सी पर जो मुझे इज्जत मिल रही है वो कुर्सी की वजह से मिल रही है, मेरे अपने कर्मों की वजह से तो मेरे को इज्जत तब मिलेगी जब मैं ढंग के काम करूंगा उस कुर्सी पर बैठ के और ऑफ दी कुर्सी। ये नहीं है जब ऑफिस से बाहर हो तो आपके जो एक्शंस हैं वो मैटर नहीं करते, आप ऑफिस में रहते हुए या ऑफिस के बाहर क्या एक्शंस कर रहे हो उसकी वजह से आपकी इज्जत डिटरमिन होती है। वो अगर आप सही करोगे तो जब कुर्सी नहीं भी होगी तो भी इज्जत मिलेगी, और अगर सही नहीं करोगे तो जब कुर्सी नहीं होगी तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। सो अगर आप ऑनेस्टी के साथ एक सही रास्ते पे चलोगे तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक आपको रियल इज्जत मिलेगी। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन लाइफ में रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और दुखी रहोगे, बट जो रियल टर्म्स में फिर भी एक आप कह सकते हो कि रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट मिलती है आगे चलकर लॉन्ग टर्म में, वो ऑनेस्टी वाले रास्ते पर ही मिलती है जब आप एक एथिकल ऑफिसर की तरह काम करते हो। रास्ता डिफिकल्ट हो सकता है बट डिफिकल्ट चीजें ही लॉन्ग टर्म में जाके आपको अच्छे सेटिस्फेक्शन से भरे हुए रिजल्ट्स देती हैं, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में इस एपिसोड के बाद ये क्वेश्चन आ रहा है कि यूपीएससी रिलायबल है या नहीं, यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस पे आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छी तैयारी के साथ मेंस का एग्जाम लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। बहुत से ऐसे घरों के स्टूडेंट्स हर साल सिलेक्ट होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई नेपोटिज्म का चांस नहीं होता उस केस में, वो भी तो सिलेक्ट होते हैं। और इंटरव्यू के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इस केस के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं मिले हुए। हाँ, अब लास्ट पॉइंट आ जाता है, हाउ यूपीएससी वेरिफिकेशन प्रोसेस फेल्ड। जो कंसर्न की चीज है इस एपिसोड को देखते हुए जो सामने आती है वो यही है कि भाई आपने किस तरह से वेरीफाई नहीं किया कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं, या जो ये डिसेबिलिटी कैटेगरी क्लेम कर रही हैं वो उसके लिए एलिजिबल है भी हैं या नहीं। और सुनने में ये आ रहा है कि मल्टीपल टाइम्स इनको एम्स में बुलाया गया मेडिकल चेकअप के लिए, इन्होंने मना किया, और फाइनली जब वहां पर प्रेजेंट हुई तो उसके बाद एमआरआई कराने से मना कर दिया, और एमआरआई की जो रिपोर्ट थी बाद में एक प्राइवेट क्लिनिक की भेज दी। तो ये चीज एक्सेप्ट कैसे होगी? वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लूप होल है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक रिजर्व कैटेगरी की सीट का फायदा उठा रहे हो जो कि आपने गलत तरीके से अगर हथियाई है तो आपने किसी का हक मारा है। एक ऐसा स्टूडेंट जो लाइन में आपके जस्ट पीछे था और वाकई एलिजिबल था, उसका हक आपने कहीं ना कहीं मारा है। और ये तो एक केस सामने आया है, अगर अलग अलग कैटेगरीज, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी हो, एससी एसटी या कोई भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी हो, अगर कोई भी फेक सर्टिफिकेट बना के एक सीट पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक आप कह सकते हो स्कैम ही है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं फिर एक बड़ा लूप होल है, एक बहुत बड़ी लैप्सिंग है। अगर एक स्कैम नहीं है तो बहुत बड़ी लैप्सिंग है। तो ये आइडेंटिफाई बहुत करना जरूरी है कि क्या ये एक गलती से हुआ केस है, और है तो इसमें नेसेसरी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अगर इस तरह के मल्टीपल केसेस हैं, इस चीज को बहुत लाइटली लेके हर साल रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है। तो पिछले केसेस को भी खोलना चाहिए और फ्यूचर में इंश्योर किया जाना चाहिए, चाहे आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो, बट इस तरह का लैप्स वेरिफिकेशन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो ये चीज डेफिनेटली स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं ट्रस्ट हिलाती है कि अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में लैप्सिंग होगी, और यूपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से हम
या कोई भी स्टूडेंट इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता। सो फ्रेंड्स, ये इशू डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो कि आपको समझने जरूरी थे, और डेफिनेटली आपको इनसे सीखना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है। कोई इंसान अगर गलत हरकत कर रहा है, उसका अंजाम देख लो क्या होता है। सो अगर किसी और ने कोई गलती की है तो उससे लाइफ में लेसन ले लो कि मैं कभी भी कोई गलत तरीका अपना के, कोई शॉर्टकट अपना के कोई चीज़ हासिल नहीं करूंगा, क्योंकि फाइनली जो उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और आप उसको फिर बियर नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।